एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे पापा सेलिब्रिटी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे। उनकी अच्छी खासी इनकम थी और उनको नौकरी की तरफ से ही 3 बेडरूम सेट फ्लैट मिला हुआ था। हमें बिहार से यहाँ पर ले आए थे और हम तीनों भाइयों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दिया था। मैं सबसे बड़ा था और उस टाइम 6ठी क्लास में था और 2 भाई मुझसे छोटे थे। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मैंने MBA किया हुआ था। मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया तो जब मुझे जॉब मिल गई, मेरी नई नई जॉब लगी थी और बहुत अच्छी कंपनी में लगी हुई थी। वहीं मेरी मुलाकात सीमा से हो गई थी। वे बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। हैंडसम तो मैं भी बहुत था। पहले तो थोड़ी बहुत यूं ही हमारे बीच बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन फिर बात होते होते हमारे बीच बातों का सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेरा संबंध एक बिहार के फैमिली से था, लेकिन सीमा एक हाई क्लास फैमिली से थी और उसकी हैसियत मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी थी। नौकरी वह शौक के तौर पर करा करती थी और मैं घर में सबसे बड़ा था। हम 3 भाई थे। मुझसे छोटा वाला कॉलेज में पढ़ता था और सबसे छोटा वाला 12वीं क्लास में था। मुझे नौकरी हुई तो पापा ने तो जैसे खुद को हमारी तरफ से हाथ खींच लिया था। अपनी नौकरी छोड़ छाड़ कर घर बैठ गए थे। कहने लगी कि बहुत मेहनत कर ली, अब बंटी कमाएगा और मैं बैठ कर खाऊंगा। मैंने पापा को पहले बहुत समझाया, पापा अभी तो मेरी नई नई नौकरी लगी है, आप कुछ साल और अपनी नौकरी करते रहते। लेकिन पापा ने मेरी एक ना सुनी थी। कहने लगे, कमबख्त कहीं का, सालों से अपनी हड्डियां रगड़ रगड़ कर तुम लोगों को पाला है, पढ़ाई करवाई है, सारी जिम्मेदारियां पूरी की है, क्या मेरा हक नहीं बनता? अब मैं बैठ कर खाऊंगा। माँ भी शुरू हो गई। कहने लगी, अपने बूढ़े बाप पर तरस नहीं आता तुम लोगों को? अब तुम लोग जवान हो गए हो, उन्हें भी थोड़ा आराम से घर में जिंदगी बिताने दो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल घर का सारा खर्च मेरी जिम्मेदारी पर आ चुका था। ऊपर से दोनों भाइयों की पढ़ाई का खर्चा भी मैं ही कर रहा था। कमीने खुद कुछ भी नहीं करते थे, मुंह उठाकर आ जाते थे मेरा दरवाजा पीटने। नाम तो मेरा बंटी था, लेकिन मेरे छोटे भाई मुझे दादा कहकर बुलाते थे। हम तीनों भाई एक ही कमरे में सोते थे। जब मुझे रात को सीमा से बात करनी होती तो मैं उन्हें पैसों का लालच देकर कहता, आंगन में जाकर सो जाओ, तो सुबह मैं तुम्हें 100 का नोट पकड़ाऊंगा। प्रकाश जो कॉलेज में पढ़ता था, वह तो समझ गया था कि जरूर किसी लड़की का चक्कर है, मगर मेरा छोटा भाई रोहन कुछ बेवकूफ़ ज़्यादा ही था। 100 के नोट पर उसकी राल टपकने लगती थी। जल्दी से कहने लगा, ठीक है। अपना तकिया उठाकर बाहर चला जाता था, लेकिन प्रकाश तो मेरे पीछे ही पड़ जाता था। कहता था, पहले बताओ ना दादा, क्या चक्कर है? मैंने कहा, कोई चक्कर नहीं है, सोना चाहता हूँ। तुम लोग शोर बहुत मचाते हो, मोबाइल पर वीडियो देखते रहते हो और मुझे हल्ला गुल्ला में नींद नहीं आती। वो मुझे शक की नज़रों से देखकर मुस्कुराने लगा था। कहने लगा, जानते भी हो दादा, प्रकाश ऐसी बीमारी है जो उड़ती चिड़िया का पर गिन लेता है। तुम मेरे सामने क्या चीज़ हो? चलो बताओ कैसी है वह? खूबसूरत, स्मार्ट, दुबली पतली, गोरी चिट्टी कैसी दिखती है? और रात को फ़ोन पर तुम्हारे बीच क्या क्या बातें होती है? अच्छा ये बताओ, बात शुरू कहाँ से हुई थी? मामला सेट कैसे हुआ? उसने तो मुझसे एक साथ ढेरों सवाल कर डाले थे। मैंने कहा, बस हो गई ना। वह हंसने लगा। कहने लगा, तूने लड़की फंसाई तो फंसाई कैसे? तू तो वैसे ही सीधा साधा शरीफ सा है। माँ तुझे ऐसे ही गाय नहीं कहती। मैंने अपनी नज़र के चश्मे को सीधा किया और अपनी नज़रें चुराते हुए सीमा के बारे में सब कुछ बता दिया था। फिलहाल प्रकाश मेरी इस मोहब्बत का राजदार बन चुका था। मैं उसे पैसों का लालच देकर आंगन में सुला देता था। आधी आधी रात तक मैं सीमा से बातें करता रहता था। नई नई मोहब्बत हुई थी ना, चैन ही नहीं आता था। पता ही नहीं चलता था कि घड़ी की सुइयां तेजी से क्यों चल रही है। यही हाल सीमा का भी था। आजकल हम दोनों हजारों सपने बुनने लगे थे। हम दोनों अपने अपने भविष्य की बातें करते रहते थे। बातों बातों में न जाने कहाँ से कहाँ निकल जाते थे। हम दोनों ने तो अपने हनीमून ट्रिप के बारे में भी सोच लिया था। हम दोनों मनाली और मसूरी में एक एक महीना बिताएंगे। मैंने तो अब अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे भी अलग करने शुरू कर दिए थे। मुझे बस एक फिक्र खाई जा रही थी, वह ये थी, सीमा मुझसे हैसियत में कुछ बढ़कर थी। जब मैंने ये बात सीमा से डरते डरते किया, तुम्हारे माँ बाप मेरे रिश्ते पर ऐतराज़ तो नहीं उठाएंगे? वह कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हारी तनख्वाह अच्छी है और घर भी अपना है, क्यों ऐतराज़ करेंगे? मैंने कहा, लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है ना यार, एक पापा की गाड़ी है, कभी मैं चलाता हूँ और कभी मेरे पापा। वह कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, जब तक शादी की बात होगी तब तक मैं अपनी गाड़ी ले लूँगा। पैसा जमा कर रहा हूँ, मैं नई तो नहीं खरीद सकता, लेकिन सेकंड हैंड गाड़ी ले सकता हूँ। मेरी बात पर सीमा हंसने लगी थी। कहने लगी, बंटी, हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, बस तुम मुझे शादी के बाद नौकरी करने से मना मत करना। मैंने कहा, मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हारे सामने कुछ कहूँ?
हमारी बातें ऐसे ही होती थी कि मैं अभी सीमा से बात कर ही रहा था कि जब मुझे एक औरत की उल्टियाँ करने की आवाज़ आने लगी। मैं घबराकर फ़ोन बंद कर दिया था। रात के 3 बजे का टाइम था। सन्नाटा छाया हुआ था। शायद माँ की तबीयत खराब थी। मैंने जल्दी से उठकर अपने कमरे से बाहर आया तो आंगन में बने वॉशरूम में माँ उल्टियाँ किए जा रही थी और पापा उनके कंधे दबा रहे थे। मेरे दोनों भाई माँ की आवाज़ सुनकर उठ बैठे थे। वे जमाइयाँ ले रहे थे। मैं भी वॉशरूम के पास जाकर खड़ा हो गया था। पापा से पूछने लगा कि माँ को क्या हो गया। वह कहने लगे, पता नहीं, तेरी माँ ने क्या खा लिया है, बदहजमी हो गई है। 1000 बार मना किया है, अपनी खुराक पर थोड़ा ध्यान दिया करो। मेरी भी जान आफत में डाल दी है। भला ये कोई उम्र है उल्टी सीधी चीज़ें खाने की? खाया इसने है और भुगत में रहा हूँ। पापा भी घबराए से लग रहे थे। माँ तो उल्टियाँ करने के बाद बुरी तरह से हाँफ रही थी। वहीं सोफे पर बैठ गई। मैंने कहा, पापा मुझे तो लगता है माँ की बीपी लो हो रहा है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाओ। कहने लगे, कमबख्त, रात के इस पहर कहाँ लेकर जाऊँ उसे, सुबह सवेरे लेकर जाऊँगा। मुझे कहने लगी, बंटी बेटा मुझे नींबू पानी बनाकर दो, मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने फटाफट नींबू पानी बनाकर अपनी माँ को दिया, लेकिन पापा मेरे माँ को डांटे जा रहे थे। कहने लगे, अब तो फिर से कुछ न कुछ पी रही है और कुछ देर के बाद फिर से मेरी ड्यूटी वॉशरूम में लगवाएगी। अरे ऐसे ही क्यों नहीं सो जाती? माँ ने इशारे से चुप रहने के लिए कहा। कहने लगी, बंटी के पापा 2 मिनट मुंह बंद करके रख लो। नींबू पानी से तबीयत कुछ अच्छी हो रही है मेरी, थोड़ी देर में मुझे आराम हो जाएगा। फिर सही में ऐसा ही हुआ था। माँ ने 2 गिलास नींबू पानी पिए, फिर जाकर उनकी तबीयत कुछ अच्छी हुई थी। अपने कमरे में जाकर सो गई थी। लेकिन सुबह सवेरे फिर माँ की हालत खराब थी। मैं उस वक्त ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। प्रकाश कॉलेज के लिए निकल गया था। छोटा भाई स्कूल के लिए जा रहा था। हमने अपने अपने नाश्ते खुद ही बनाए और लेकर चले गए। हमारी कोई बहन भी तो नहीं थी, इसलिए घर के कामों की थोड़ी बहुत आदत हम तीनों भाइयों की हो गई थी। और ये सब मेरी माँ की वजह से था, क्योंकि हमें छोटे मोटे कई काम बचपन से ही माँ हम भाइयों से करवाती रहती थी। यहाँ तक कि रोटी भी हमें पकानी आती थी, झाड़ू पोछा भी कर लेते थे। हम नहीं करते तो माँ पापा से करवा लेती थी। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी माँ मेरे पापा पर बहुत रोब झाड़ती थी। मैं भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। शाम को जब वापस आया तो माँ आंगन में सर पकड़े बैठी थी और पापा पास में बैठे थे, कुछ खुसर फुसर कर रहे थे। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो माँ ने पापा से मेरी तरफ देखकर आईब्रो चढ़ाकर इशारा किया। जैसे ही पापा ने मुझे देखा, सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा, माँ आपकी तबीयत कैसी है अब? मेरी माँ मुझे बिना बताए अपने मुंह में दुपट्टा दबाए उठकर अपने कमरे में चली गई। मुझे समझ ही नहीं आया आखिर माँ को हुआ क्या है। मैंने तो तबीयत ही पूछी थी। मैंने गहरी सांस ली और वहीं आंगन में बैठ गया। कुछ ही देर के बाद प्रकाश और मेरा छोटा भाई रोहन भी आ गए। हम तीनों ही सोफे पर बैठे हुए थे। पापा कहने लगे, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अंडे का ऑमलेट मैं बना देता हूँ। ऐसा करो, रोटी बाजार से ले आओ। रोहन कहने लगा, पापा मैं ऑमलेट नहीं खाऊंगा, मुझे पैसे दो, मैं तो छोले भटूरे खाऊंगा। पापा ने उसे 500 का नोट देते हुए कहने लगे, ऐसा करो, अपनी माँ के लिए भी छोले भटूरे लेकर आना, उसका बहुत जी खराब हो रहा है। मेरा ये सुनना था कि मुझे पापा पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, पापा एक तो माँ का हाजमा खराब है, उन्हें कुछ भी हजम नहीं हो रहा है। अरे उन्हें खिचड़ी की जरूरत है, हल्का फुल्का खाना देना चाहिए। और कहाँ छोले भटूरे मंगवा रहे हो? आपका दिमाग तो ठीक है ना? मुझे तो लगता है इस उम्र में सठिया गए हो। मेरी बात सुनकर कहने लगे, जा तू जा, जो कहा है वही लेकर आना। फिर कहने लगे, बात सुन मेरी, अपनी माँ के छोले भटूरे में मिर्च मसाला जरा तेज डलवा कर लाना, हो सके तो आलू बुखारा और इमली की चटनी भी साथ लेकर आना। मैं ये सुनकर गुस्से में रह गया था। प्रकाश को मैंने कहा, जा भाई, प्याज टमाटर तुम काटो और मैं ऑमलेट बना दूंगा। क्या मुसीबत है, एक तो थक गया हूँ, घर आओ ऊपर से खाना पकाना भी खुद करूँ। मेरे बात बढ़ाने पर प्रकाश कहने लगा, पापा वैसे बंटी ठीक कह रहा है, अब हमारी उम्र थोड़ी है हम किचन के कामों में लगे रहें, और बंटी तो वैसे भी कमाने लग गया है, उसकी शादी के बारे में कुछ सोचो। प्रकाश की बात ने तो जैसे मेरे कान खड़े कर दिए थे। दिल में लड्डू फूटने लगे थे कि चलो किसी को तो मेरी शादी का ख्याल आया। लेकिन मेरे पापा तो भड़क उठे, कहने लगे, अरे अभी संडे 8 दिन नहीं हुए नौकरी करते हुए और शादी कर दूं मैं? उसको शादी का मतलब पता है बेटे? तुम अपनी पत्नी की जिम्मेदारी अभी कैसे उठाओगे, और जब शादी हो जाएगी तो बच्चे होना भी शुरू हो जाएंगे। अभी रुक जाओ 4-5 साल, तो नाम भी मत लेना शादी का। ये सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया था। जिस तरह मैं और सीमा अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ा रहे थे, हमारा बस नहीं चल रहा था। हम दोनों 6 महीने के अंदर ही शादी कर लेते। पापा की इस तरह की बकवास सुनकर मेरा मूड खराब हो गया था।
खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में सोने के इरादे से गया, उस वक्त प्रकाश भी अपने कमरे में बैठा था और रोहन अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। मेरा इरादा तो यही था, उन्हें 100 का नोट का लालच दूं और कमरे से बाहर निकालकर सीमा से जी भरकर बातें करूं। मेरे दिन भर की थकान का इलाज सीमा से बातें करना था। लगता था कि हम किसी और ही दुनिया में जा रहे हैं। मैं बहुत फ्रेश हो जाता था, लेकिन उससे पहले कि मैं उन दोनों को कमरे से बाहर निकालता, पापा मेरे कमरे में आ गए और आकर बेड पर बैठ गए। और हमें हैरानी थी कि पापा कमरे में आए क्यों हैं, क्योंकि बिना किसी काम के तो मेरे पापा कभी हमारे कमरे में नहीं आते थे। मैं अपने लैपटॉप पर बिजी था और प्रकाश भी अपना असाइनमेंट तैयार कर रहा था जब पापा ने कहा कि मुझे तुम तीनों को कुछ बताना है। मैंने कहा, जी पापा बोलिए। मेरी उंगलियां अभी भी लैपटॉप पर चल रही थी। कहने लगे, पहले अपना ये लैपटॉप बंद कर। मैंने कहा, पापा सुबह मीटिंग है, मुझे पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है, आप बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा है। यही जवाब प्रकाश ने भी दिया था। रोहन मोबाइल एक तरफ रख दिया, पूरा ध्यान पापा पर था। पापा कहने लगे, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, हाँ ठीक नहीं है, और उस पर भी आपने माँ को छोले भटूरे और इमली, आलू बुखारा और चटनी ऐसी चीज़ें खिलाई हैं। आप बताइए, क्या दोबारा से माँ को उल्टियाँ हो रही है? मैंने पापा से पूछा था। कहने लगे, नहीं उल्टी नहीं हो रही। बात तो सुनो तुम लोग मेरी। मैंने कहा, जी पापा बोलिए। कहने लगे, मैं सुबह उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। मैंने कहा, ठीक है, ठीक किया आपने। डॉक्टर ने क्या कहा है? उसको कुछ रेस्ट करना पड़ेगा। ये कहकर पापा फिर से चुप हो गए थे। फिर 2 मिनट तक तो हम पापा के अगली बात का इंतजार करते रहे, लेकिन जब वह कुछ नहीं बोले तो मैंने लैपटॉप से नजरें हटाकर पापा की तरफ देखा। मैंने कहा, पापा क्या हुआ? रिपोर्ट में सब कुछ ठीक तो है ना? कहने लगे, नहीं बेटा, सब कुछ ठीक नहीं है, बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये सुना था कि मेरी लैपटॉप पर चलने वाली उंगलियां तो एक पल के लिए रुकी थी। मैंने पापा की तरफ देखा था। कहा, क्या हुआ माँ को? पापा सब ठीक तो है ना? लेकिन वह चुप बैठे रहे। अब तो मेरा दिल बैठने लगा था, कहीं माँ को कोई और खतरनाक बीमारी तो नहीं हो गई। मैंने लैपटॉप छोड़ दिया और माँ के पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, माँ आपको क्या हो गया है? प्रकाश ने भी अपना असाइनमेंट छोड़ दिया और माँ के पाँव के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, माँ शुगर हो गया है क्या आपको? प्रकाश बड़ी फिक्र में होते हुए माँ से पूछ रहा था। माँ ने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, फिर क्या हार्ट अटैक की समस्या तो नहीं है पापा? फिर उन्होंने ना में सिर हिला दिया था। प्रकाश कहने लगा, तो फिर तो मम्मी को ब्लड प्रेशर हाई की समस्या है। मिर्च मसाले की चीज़ खाने से जरूर ऐसे ही बीमारियां होती है। प्रकाश ने माँ की बीमारी का नतीजा भी निकाल लिया था। माँ कहने लगी, नहीं बेवकूफ़, ऐसी कोई बीमारी नहीं है मुझे, मैं भली चंगी हूँ, तो फिर क्यों हमारी जान निकाल रही हो? मेरे पापा कहने लगे, असल में तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है। मैं जो सामने रखी टेबल से पानी का गिलास उठाकर पीने लगा था, अभी मेरे मुंह में पानी भरा ही था जब पापा ने मुझे ये खबर सुनाई। मेरे मुंह से तो ये पानी बाहर निकल गया था और सामने जमीन पर बैठे प्रकाश के मुंह पर उसके सामने असाइनमेंट पर गिरा था। वह भी पापा की बात कान खोलकर सुन रहा था। मेरे मुंह से पानी गिरने की वजह से मुझे फालतू फालतू बातें सुनाने लगा। कहने लगा, कमीने क्या किया तूने? मैंने प्रकाश की बात पर ध्यान नहीं दी, अपने बाप को गौर से देखने लगा। हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास साथ में टेबल पर रख दिया। मैंने कहा, अब आपने ये क्या किया? ये क्या हुआ है माँ को? पापा कहने लगे कि सुनाई नहीं देता तुझे, तेरी माँ प्रेग्नेंट है। ये सुना था कि मेरा तो ऊपर का दिमाग सुन होकर रह गया था। रोहन तो हक्का बक्का देखे जा रहा था। प्रकाश ने अपना असाइनमेंट छोड़कर उठकर खड़ा हो गया था। कहने लगा, बस इसी चीज़ की कमी रह गई थी। ये कहकर वह गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। रोहन हैरानी से आंखें फाड़कर पापा को देखे जा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर पापा को क्या कहें। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। ये भला कोई उम्र थी इस काम की? मेरी उम्र 26 साल की हो चुकी थी। 26 साल के बाद मैं इस पोजीशन में तो नहीं था कि अपने भाई बहन को गोद में उठाकर सबके सामने घूमता फिरूंगा। मेरे ये छोटा भाई है, लोग तो मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे। कुछ देर तो मैं अपने सुन दिमाग के साथ बैठा रहा। पापा भी चुप बैठे थे। फिर मैंने बात शुरू की। कहा, पापा आपको क्या सूझी थी? अपनी उम्र तो देखिए, सर के आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद हो चुके हैं। ये कोई काम है करने वाला? मेरी बात सुनकर वह ज़्यादा शर्मिंदा हुए और कहने लगे, यार पता ही नहीं चला कैसे ये सब हो गया। मैंने कहा, ये बात तो ना करें, कुछ ना कुछ तो किया है जो ये सब कुछ हुआ है। ये प्रेग्नेंट शब्द मेरे मुंह से निकला था। मेरे बाप ने एक थप्पड़ मेरे कमर पर रख दिया था। कहने लगा, शर्म नहीं आती पापा से ऐसी बात करते हुए? गुस्सा तो मुझे भी आ गया था।
कहा आपको शर्म नहीं आई ये सब काम करते हुए? खुद सोचिए, अगर आज मैं शादी कर लूं तो अगले साल आप दादा बन जाएंगे। आपकी ये उम्र है बाप बनने की। माँ कुछ तो सोचा होता। मेरे लिए ये खबर सुनना और उसे बर्दाश्त करना आसान नहीं था। बिल्कुल ना मानने वाली बात थी। रोहन तो अभी भी गुमसुम सा बैठा था। पापा कहने लगे, मैं सच कह रहा हूँ, पता ही नहीं चला ये सब कैसे हो गया। फिलहाल अब क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, क्या मतलब क्या कर सकता हूँ? जाकर इस समस्या को रफा दफा कर दीजिए। दुनिया थू थू करेगी आप पर और हम पर भी। सारे मोहल्ले में मजाक बनकर रह जाएंगे। पापा ने एक नज़र मुझ पर डाली। कहने लगे, क्या मतलब रफा दफा करूं? एक तो मुझे अपने बाप की अकल पर बहुत हैरानी हो रही थी। पहले तो उन्होंने ऐसा काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और अब उन्हें ये भी नहीं पता कि ऐसी समस्या रफा दफा कैसे करते हैं। अपनी माँ के बारे में ये सब बातें करना मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे बाप को मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे थोड़ा सा बेशरम होना ही पड़ा था। मैंने कहा, पापा माँ का ऑपरेशन करवा दो। ये सुनना था कि मेरे पापा ने उस वक्त मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहने लगे, ये पाप है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, भगवान की मर्जी है। मैं भला क्यों किसी बच्चे का कत्ल करने लगा? जानता है कितना पाप है ये सब करना। मैंने कहा, पापा समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो आप? हम सब समाज में मजाक बनकर रह जाएंगे। अगर आपने ये काम नहीं करवाया तो हम तीनों की जिंदगियां मजाक बनकर रह जाएगी। क्या जवाब देंगे हम लोगों को? लोग हंसेंगे आप पर और हम पर भी। मैं इस उम्र में अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। इस मामले को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करवा दो। मैंने बेहद गुस्से और गंभीरता से कहा था। पापा को कोई बात की समझ नहीं थी, ना ही एहसास था। हमारा मजाक बनकर रह जाएगा। लोग ऐसे सवाल करेंगे, ऐसे ऐसे मजाक करेंगे कि मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। पापा कहने लगे, ये पाप नहीं करूँगा। मैंने कौन सा कोई दूसरी औरत के साथ कुछ किया है? तुम्हारी माँ मेरी पत्नी है। अब अगर ऐसा हो गया है तो मैं अपना बच्चा ख़त्म नहीं कर सकता। मैंने कहा, फिर ऐसा करिए कि माँ को पूरे 9 महीने के लिए किसी और शहर में ले जाइए। जब बच्चा हो जाएगा उसे किसी भी बांध जोड़े को दे दीजिए। आपको पाप भी नहीं होगा और आपका बच्चा भी पल जाएगा और हमारी भी इज्जत रह जाएगी। लेकिन पापा, इस घर में ये काम नहीं होने दूंगा। मैंने बड़े गुस्से से ये बात कही थी और उनके कमरे से बाहर निकलकर आ गया। प्रकाश आंगन में बैठा अपना सर दोनों हाथों से पकड़े हुए इस मामले पर सोच रहा था। मैं उसके बराबर में जाकर बैठ गया। मैंने कहा, देखा ना ये क्या काम किया है हमारे बाप ने? हमारी तो इज्जत खाक में मिलाकर रख देंगे। कहने लगा, भाई ये सब बहुत गलत काम हुआ है। पापा को जरा भी शर्म नहीं आया कि उनके तीनों बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। उन्होंने ये क्या किया? अरे हम जवान हैं और 26 साल के आप हो गए हो और 24 साल का मैं हूँ और अपना रोहन भी 18 साल का है। हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? लेकिन ये सब हम तीनों ही सोच रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या पापा नहीं समझ रहे। इसके बाद जो कुछ हमारे साथ होगा वह बर्दाश्त करने के लायक नहीं होगा। जब से हमारे सामने ये सब बातें हुई थी, हम तीनों को पूरी रात ना तो सुकून से नींद आती थी और ना ही प्रकाश को और ना ही रोहन को। कमरे से बाहर ही नहीं आए थे। सीमा के बार बार मैसेज आ रहे थे, मिस कॉल भी दे रही थी। मुझे बात करने के लिए बेचैन थी, लेकिन मैं तो दिमागी तौर पर उलझ कर रह गया था। कई दिनों से उससे बात नहीं की थी। हमने ये फैसला कर लिया था कि पापा से बातचीत ही ख़त्म कर देंगे और माँ से भी बात नहीं करेंगे। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वे इस मामले को ख़त्म करवाने के बारे में सोच लेंगे। लेकिन 3 दिन बीत गए थे। माँ चुपचाप थी, लेकिन पापा उनका बड़ा ख्याल रख रहे थे। खाना भी उन्हें कमरे में देने जाते थे। किचन के काम भी खुद संभाल रहे थे। हमारे लिए भी खाना पका रहे थे, लेकिन हमने बातचीत छोड़ रखी थी। जब 8 दिन ऐसे ही बीत गए तो मैंने दोबारा पापा से बात की। मैंने कहा, पापा मैं आपकी जिम्मेदारी तो संभाल लूँगा, माँ की भी और प्रकाश की भी और रोहन का भी खर्चा उठा लूँगा, लेकिन भगवान की कसम आपके नए आने वाले बच्चे पर अपना पैसा खर्च नहीं करूँगा। जाइए, इसके लिए खुद कमाइए। मेरा ये कहना था कि मेरा बाप मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, ठीक है, जब तुम तीनों को पाल कर बड़ा कर सकता हूँ तो उसे भी जरूर करूँगा। मैं दोबारा से नौकरी कर लूँगा। मेरा बच्चा तुम पर बोझ नहीं बनेगा। मैं समझा था कि पापा मेरी ये बात सुनकर जरूर माँ का ऑपरेशन करवाने के बारे में सोचेंगे, लेकिन माँ पापा अपने फैसले पर टस से मस होने को तैयार नहीं थे। पापा ने दोबारा नौकरी कर ली। मेरी माँ हमसे मुंह छुपाए फिरती थी। हम तीनों भाई घर के माहौल से बेहद दिमागी शिकार हो गए थे। सबसे ज़्यादा असर रोहन ले रहा था, जो चुपचाप रहने लगा था, पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। होश तो मेरे उस वक्त उड़े जब मैंने उसे सिगरेट पीते देखा था।
हमारे कमरे के साथ बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। जब अचानक से मैं बालकनी में दाखिल हुआ, उसे सिगरेट पीते देखा तो उसे डांट लगाया, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। कहने लगा, भाई मुझे कुछ भी नहीं कहना, मैं इस वक्त बहुत टेंशन में हूँ। मैंने कहा, तो क्या सिगरेट पीने से तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी? कहने लगा, सिगरेट भी पीऊँगा और नशा भी करूँगा, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है जो कि कल हमें फिर से फेस करनी पड़ेगी। मैंने उसके मुंह से सिगरेट निकाल कर फेंका था। मैंने कहा, तुम बेफिक्र रहो, पापा से बात करूँगा, मैं माँ से कह दूँगा, फिर हमें कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा। मैंने उसे अपने सीने से लगाया तो वे फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, भाई आपको नहीं पता, मेरे क्लास फेलो और मेरे दोस्त मुझे जीने नहीं देंगे, बहुत मजाक बनाएंगे। इस बात का एहसास मुझे भी था, पता नहीं पापा हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहे थे। मैंने उसे तसल्ली दी। वह रो रो कर कुछ हल्का सा हो गया था। मैंने उसे कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं संभाल लूँगा। उन दिनों मैं भी दिमागी मरीज का शिकार था। सीमा मुझसे कहने लगी, क्या बात है बंटी, तुम पहले की तरह मुझसे बात नहीं करते। बेहद उदास थी। मेरे पास बताने के लिए कोई वजह नहीं थी। मैं सीमा के साथ शेयर करता। मैंने कहा कि बस यही घरेलू कोई परेशानी है। कहने लगी, तुम मुझसे बताओ क्या परेशानी है? मैंने कहा, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही छोटी मोटी बात है, जैसे हर घर में हो जाती है। मैंने बात को टाल मटोल कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर मुझसे वजह पूछने लगी। कहने लगी, बंटी पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है। मैंने हैरानी से सीमा को देखा था। मैंने कहा, क्या पागल हो गई हो? ऐसी कोई बात नहीं है। कहने लगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए किसी और लड़की के बारे में सोचना भी मत। मैंने कहा, सीमा मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बेफिक्र रहो। मैं अब चारों तरफ से उलझ कर रह गया था। एक तरफ प्रकाश था, वह पूरा पूरा दिन घर में नहीं आता था। मैं पापा से जब भी बात करता तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होते थे। माँ से कुछ कहता तो वे रोने लगती। कहने लगती, डॉक्टर ने साफ कह दिया, अगर ये बच्चा खराब करवाने के बारे में सोचा या कोशिश भी की तो मेरी जान को खतरा है। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं तो दुगनी परेशानी में आ गया हूं। मैं अपनी माँ से और क्या कहता, वह अपनी जगह बेबस थी। 3 महीने बीत गए थे। माँ का पेट कुछ साफ दिखाई देने लग गया था। अब हम तीनों भाइयों को शर्म से डूब मरने को जी चाहता था। माँ घर में रहती थी जैसे कि उन्होंने कोई चोरी की हो या कोई पाप किया हो, और हम भी यही चाहते थे कि हमारी माँ 4 दीवारी में बंद हो जाए, बाहर के लोगों को जरा भी खबर ना हो कि मेरी माँ प्रेग्नेंट है। लेकिन उन्हीं दिनों सीमा ने मुझ पर एक और धमाका कर दिया। कहने लगी कि बंटी, मेरे पापा के दोस्त के बेटे का रिश्ता मेरे लिए आया है और मेरे पापा इस रिश्ते के लिए राजी हैं। प्लीज़ तुम अपना रिश्ता लेकर आओ, अपने माँ बाप को मेरे घर लेकर आओ। ये ना हो कि मेरे माँ बाप यहाँ पर मेरी शादी तय कर दे। मेरी माँ को उस वक्त 5वां महीना था। उनका पेट भी पता चलने लग गया था, दिखने लग गया था। वे लोग जान जाते कि वे प्रेग्नेंट है और इस हालत में अपनी माँ को सीमा के घर लेकर नहीं जा सकता था। पापा से मेरी वैसे ही बातचीत नहीं हो पाती थी, क्योंकि अब उन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी थी। माँ के सारे खर्चे वही पूरे कर रहे थे। अगर मैं उन्हें सीमा के लिए रिश्ता ले जाने के लिए कहता तो वे जरूर मना कर देते। मेरा बाप आजकल खुद बाप बनने का शौकीन था, भला मेरा रिश्ता और शादी करने के बारे में सोचता। मैंने कहा, सीमा तुम मेरी मजबूरी को समझो, अपने घर वालों को समझाओ, अभी मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर नहीं आ सकता। मेरी ये बात सुनकर वह रोने लगी। कहने लगी, अगर तुम कुछ दिन के अंदर अंदर मेरा रिश्ता लेकर नहीं आए तो मेरा बाप मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर देगा। और मैं सच कह रही हूँ बंटी, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। ये सुनकर मैं बेहद परेशान हो गया था। सीमा रोते हुए ऑफिस से ही छुट्टी लेकर घर चली गई थी। मैंने अपना सर पकड़कर बैठ गया था। मैंने जब ये बात प्रकाश से कही तो वो कहने लगा, तुम्हें पापा से बात करनी चाहिए और माँ और पापा को सीमा के घर पर लेकर जाना चाहिए। मैंने कहा, माँ की हालत देखी है तुमने? देखते ही सबको पता चल जाएगा कि माँ किस कंडीशन में है। प्रकाश कहने लगा, इस बात का कोई हल भी तो नहीं है। तुम छोड़ो इन बातों को। लोग 4 दिन बातें करेंगे और ताने देंगे, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद प्रकाश ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। मैंने सोचा, प्रकाश तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, जो हो रहा है होने दूं। जब हमारे बाप को ही फिक्र नहीं है तो हम भला क्यों अपनी ज़िंदगी इस बात को लेकर ख़राब करें। मैंने रात को अपनी माँ और पापा से सीमा के बारे में बात की थी। पापा ने तो सुनते ही भड़क उठे थे। कहने लगे, अभी तुम्हारी नौकरी इतनी पक्की नहीं हुई है, तुम शादी के बारे में सोचो, कोई ज़रूरत नहीं अभी शादी करने की। मैंने कहा, सीमा का रिश्ता अगर कहीं हो गया तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। वह कहने लगे, ये सब जज्बाती बातें हैं, अभी तुम्हारी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, नहीं जा सकते हम उसके घर पर। मैंने कहा, जो आपने किया वह जज्बाती काम नहीं था,
आपको बस अपना नजर आता है, आपको बस अपनी जिंदगी से गरज है। जो आपने किया है वह भी करने वाला काम तो नहीं था। मेरी इस बात पर वे कहने लगे, अब सारी जिंदगी क्या तुम मुझे यही ताना देते रहोगे? मैंने कहा, जो हो गया है सो हो गया है, हमने स्वीकार कर लिया ना, लेकिन आपको भी हमारी बात माननी पड़ेगी। आप दोनों मेरे साथ सीमा के घर जाएंगे और रिश्ता मांगेंगे। मेरी माँ इस बात के लिए राजी हो गई थी, लेकिन जब माँ और पापा मेरे साथ सीमा के घर गए तो पहले तो उसके माँ बाप ने हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया था, लेकिन जब सीमा की माँ की नज़र मेरी माँ के पेट पर पड़ी तो वे बहुत हैरान हुई थी। उन्होंने बातों ही बातों में मेरी माँ के पास बैठकर इस बात की भी जानकारी ले ली थी। माँ ने भी सब कुछ सच सच बता दिया था। उसके बाद तो जैसे उनके माथे पर बल पड़ गए थे और वे ठीक ही नहीं हो रहे थे। जैसे ही हम लोग वापस घर आए, अगले ही दिन जब मैं ऑफिस गया तो सीमा बड़े गुस्से में थी। कहने लगी, बंटी, तुमने मुझसे इस बात के बारे में क्यों नहीं बताया? पता है मैंने अपने माँ बाप के सामने कितनी शर्मिंदगी उठाई है। मेरी माँ कहने लगी, लड़के की माँ तो अब तक बच्चे पैदा करने से फुर्सत नहीं पाई है। पता चले कि शादी के बाद तुम अपने देवर और ननद को संभालती फिर रही हो। भला ये क्या कोई उम्र है बच्चा पैदा करने की? मैंने कहा, मेरी दिमागी टेंशन की वजह यही थी सीमा। वह कहने लगी, तुम्हारे माँ बाप ने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा, उनको छोड़ दो, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। ये कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़वाया था। कहने लगी, क्या पागल हो गए हो? मैं अपने सर्कल में अपना मजाक नहीं उड़वा सकती। लोग तो मुझे इतनी बातें सुनाएंगे, उसकी कोई हद नहीं है। आई एम सॉरी बंटी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं ऐसे माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल जाहिल वाली बात है। क्या हमारा बच्चा कल को अपने चाचा या बुआ से बस 1-2 साल का छोटा होगा? कितनी शर्म की बात है। मैं ऐसे माहौल में रह नहीं सकती। सॉरी, मैंने बड़ी बेचैनी से कहा। सीमा, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। भगवान के लिए तुम यूँ छोड़कर मत जाओ। मेरी आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन वे जा चुकी थी। अगले ही दिन मिठाई का डब्बा उसने सभी लोगों के सामने रखा था। उसका रिश्ता उसके बाप के दोस्त के बेटे से तय हो गया था। मेरा यही हाल था कि मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे बाप की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई थी, लेकिन शायद ये बर्बादी की शुरुआत थी। घर पहुंचा तो प्रकाश बेहद परेशान था। कहने लगा, भाई, रोहन कमरे में बंद है, कब से दरवाजा पीट रहा हूँ, नहीं खोल रहा है। मैंने कहा, क्या हुआ उसे, क्यों दरवाजा नहीं खोल रहा? कहने लगा, पता नहीं, स्कूल से आया था तो बड़े गुस्से में था, बैग एक तरफ फेंका और कमरे में चला गया। तब से दरवाजा पीट पीट कर थक गया हूँ, दरवाजा नहीं खुल रहा। मैंने कहा, माँ और पापा कहाँ हैं? कहने लगा, डॉक्टर के पास गए हैं। मैंने आते ही लैपटॉप बैग एक तरफ रखा था और उस कमरे का दरवाजा बजाने लगा, लेकिन रोहन दरवाजा नहीं खोल रहा था। मैंने कहा, प्रकाश, मेरे साथ धक्का लगाओ। दोनों मिलकर धक्का लगाएंगे, दरवाजे का लॉक खुद ब खुद टूट जाएगा। हम दोनों ने मिलकर खूब धक्का मारा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, रोहन को देखकर तो हमारी जान ही निकल गई थी। वह बेड पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। जमीन पर उसका हाथ लटक रहा था। खून उसके हाथ से बहे जा रहे थे। उसने अपनी नस काट ली थी। हम दोनों भाइयों के तो होश उड़कर रह गए थे। हम जल्दी से उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर पहले तो उसे ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया था। ये तो पुलिस केस है, इसने आत्महत्या की कोशिश की है। बड़ी मुश्किल से हमने पैसों की लालच दिए डॉक्टर को ट्रीटमेंट के लिए राजी किया था। खून की बोतलें हम दोनों भाइयों ने दी थी। फिर जाकर रोहन खतरे से बाहर हुआ था। जब उसे होश आया तो हमने आत्महत्या की वजह पूछी थी। वह रोने लगा। कहने लगा, वही हो रहा है भाई, जिसका डर था। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कितने महीने के बाद आएगा तुम्हारा छोटा भाई? तुम्हारी माँ का कौन सा महीना है? अच्छा बताओ, क्या नाम रखोगे? कभी कहते हैं कि गोद में उठाकर उसे हमारे पास जरूर लेकर आना, कभी कहते हैं कि अपनी माँ से पूछना कि अगला बच्चा कब पैदा करेगी। इस तरह की बातें सुनकर मैं थक चुका था। वे लोग मुझ पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे उसकी माँ का तो ये हाल है कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुढ़ापे में भी जवानी चढ़ी हुई है। कोई कहता है ऐसा करो, अपनी माँ की इस हालत की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो, ऐसे भी खूब कमा लोगे। यही सब बातें सुन सुनकर मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया था। कहने लगा, इसलिए मैंने खुद को आत्महत्या करना चाहा। मुझे पापा का फोन आने लगा था, तुम तीनों कहाँ हो? मैंने कहा, आपके किए हुए करतूत हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। रोहन ने आत्महत्या की कोशिश की है, अपनी नस काट ली है। ये सुनना था कि मेरे पापा भागे दौड़े अस्पताल आए थे। मेरी माँ रोहन को गले लगाए हुए रोई जा रही थी। माँ भी परेशान थी। मैंने कहा, पापा देख लिया ना आपने इन सब चीज़ों का अंजाम। सीमा ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया है। रोहन ने आत्महत्या करने की कोशिश की है।
कल को प्रकाश भी ऐसा ही कुछ करेगा। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता पापा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन आपको बच्चा चाहिए। मेरी माँ कहने लगी, तुम लोग फिक्र ना करो, इस बच्चे के पैदा होते ही मैं उसका गला घोट दूंगी, मार डालूंगी। ये कहकर बहुत परेशान हो गई थी। कहने लगी, औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं, मोहल्ले की औरतों ने मेरा जीना दुभर करके रख दिया है। कहती है, इस उम्र में तुम्हें क्या सूझा था, जैसे ये सब कुछ मेरे बस में था। अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी भी ये काम ना करती। मैंने तो खुद तुम्हारे बाप से कहा था, मैं मरती हूँ तो मरने दो मुझे, लेकिन इस बच्चे को ख़त्म कर दो। ये समाज कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी। इस समाज ने मुझे अजूबा बनाकर रख दिया है, जैसे हम दोनों पति पत्नी ने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। इस बच्चे को ताना देना शुरू कर दिया है, मजबूर कर दिया है मुझे, और वही हो रहा है जिसका डर था। फिर कहने लगी, इस बच्चे को मर जाना चाहिए। मेरी माँ रोते हुए अपने पेट पर जोर जोर से मुक्के मारने लगी थी। कहने लगी, मैं आज ही इसे मार डालती हूँ, जिसने दुनिया में आने से पहले ही मेरे बच्चों की जिंदगियाँ उजाड़ कर रख दी है। कल को ये पैदा होगा तो न जाने और क्या क्या मुसीबत देखनी पड़ेगी। मेरी माँ जोर जोर से अपने पेट पर मुक्का मार रही थी। इस बार मेरे बाप ने भी आगे बढ़कर उन्हें रोका नहीं था, गुमसुम बैठे थे। मैं जल्दी से आगे बढ़ा, मेरी माँ रोई जा रही थी। मैंने अपनी माँ को रोका और अपने सीने से लगाया। मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, बड़ा सब्र किया है मैंने, लेकिन अब थक चुकी हूँ। भगवान करे मैं मर जाऊं और मेरे साथ साथ ये बच्चा भी मर जाए। कम से कम तुम लोगों की जिंदगियां तो आसान हो जाएंगी। मैंने कहा, नहीं माँ, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो हम तीनों भाइयों की है और समाज की है, जो छोटी और घटिया सोच रखते हैं और दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं। शायद हम लोग गलत थे। हमने समाज की नज़रों से आप दोनों को देखा था। हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए थी। लोग तो किसी हाल में भी जीने नहीं देते। 4-5 महीने के बाद हमारा छोटा भाई पैदा हुआ था। हम तीनों ने ही उसे बारी बारी गोद में लिया था। बहुत ही मासूम सा था। मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई थी। इसलिए हमने अपनी माँ की खूब सेवा की थी। अपने से भी ज़्यादा प्यार करते थे उसको। इस मोहब्बत से वंचित नहीं कर सकते थे जिसका वह हकदार था। थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं जब उसे बाहर लेकर जाता तो लोग मुझ पर हंसते थे। कहते थे कि इस उम्र में छोटे भाई को गोद में पकड़कर घुमा रहा है, जबकि तुम शादी करते तो तुम्हारा अपना बच्चा भी इतना ही बड़ा होता। तुम्हारे माँ बाप को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मैंने कहा, हाँ तो क्या हुआ, भगवान की मर्जी है। भगवान ने ही मेरे माँ बाप को इस बच्चे को दिया है और उनकी हमेशा कृपा करनी चाहिए। मेरे माँ बाप ने कोई पाप थोड़ी किया है जो मुंह छुपाते फिरेंगे। मेरे जवाब पर लोगों के मुंह बंद होना शुरू हो गए थे। अगर ये काम हम पहले ही करते तो बात इतनी ना बढ़ती। सीमा अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करती तो मेरा साथ कभी ना छोड़ती। कुछ साल के बाद मैंने अपनी माँ की मर्जी से शादी की थी। वे बहुत अच्छी लड़की थी। उसने पूरा घर संभाल लिया था। मेरे छोटे भाई के साथ भी बहुत प्यार से रहती थी। कभी मेरी माँ को ताना भी नहीं दिया था। सच्ची मोहब्बत करने वाले शायद ऐसे ही होते हैं। हमें अपनी समस्याओं को जमानों की नज़रों से नहीं देखना चाहिए। लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। इस कहानी में बंटी के माँ बाप ने जो किया था वह सही था या गलत, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सीमा क्या बंटी से सच्चा मोहब्बत करती थी? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखना। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।